आप सभी लोगों का दशनन हिंदी में स्वागत है। ये बात है सन 2013 की। सेना का एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी से मामूली बहस के चलते सर पर भारी स्टील का टॉर्च मार देता है, जिससे सोमनाथ की पत्नी की मौत हो जाती है। फिर जुर्म की दुनिया के इतिहास में ऐसा वाकया दर्ज हो जाता है जिसको जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपको सब बताऊंगा, ये परिवार कैसा था, कहाँ की घटना है, पत्नी के 300 टुकड़े क्यों किए, कैसे पकड़ा गया और अब कहाँ है वह दरिंदा। जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उड़ीसा का एक सभ्य परिवार, पढ़ा लिखा परिवार, एजुकेशन इतनी कि आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। सोमनाथ परिदा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे और सेना में इस पद पर रहते हुए डॉक्टर थे। सेना में मेडिकल सेवा दिया करते थे। जिस इलाके में उनका बंगला था वह बहुत पॉश इलाका है। आसपास सुकून और शांति ही शांति, और अगल बगल अच्छे अच्छे बंगले। सेना से रिटायर होने के बाद सोमनाथ परिदा एक प्राइवेट अस्पताल में प्रैक्टिस करने लगे। इनका एक छोटा बेटा है और एक बेटी है। बेटा अमेरिका में रहता है, वह डॉक्टर है, और बेटी दुबई में। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस परिवार का क्या स्टेटस होगा। सोमनाथ परिदा की उम्र 71 थी और पत्नी उषा श्री की 61 वर्ष, जब 2013-22 जून को ये खौफनाक मर्डर केस देश के सामने आया। हुआ यूं कि सोमनाथ और उसकी पत्नी की लगभग रोज़ ही छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। विदेश में रह रहा बेटा और बेटी अपनी माँ को रोज़ ही फ़ोन करते थे। अनोखी बात ये थी, जब भी वह फ़ोन करते थे केवल अपनी माँ से बात करते थे, मगर पिता सोमनाथ से बात नहीं करते थे। पिता सोमनाथ को ये भी बात नागवार गुजर रही थी। पिता के व्यवहार के चलते ही दोनों विदेश में रह रहे बेटा और बेटी पिता सोमनाथ से बात नहीं करते थे। जो भी लड़ाई झगड़ा होता, माँ रोज़ अपनी संतानों को फ़ोन द्वारा अवगत कराती थी। पिता का रोज़ रोज़ का लड़ाई झगड़ा करना बेटे और बेटी को पिता से लगभग दूर कर चुका था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा सोमनाथ परिदा और उनकी पत्नी के बीच कि सोमनाथ ने गुस्से में आकर पत्नी उषा श्री के सर पर स्टील का टॉर्च दे मारा, जिससे उषा श्री की मौके पर ही मौत हो गई। सोमनाथ घबरा गया। फिर उसने अपने आप को संभाला और लाश को ठिकाने लगाने का दिमाग लगाने लग गया। क्योंकि वह एक डॉक्टर था, उसे मालूम था कि लाश कितने घंटों में सड़ने लगेगी और लाश की बदबू पूरे एरिया में फैल जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। उसने लाश पर फिनाइल डालना शुरू किया ताकि बदबू कंट्रोल में रहे। कुछ परफ्यूम का भी इस्तेमाल कर लेता था, मगर समय कम था। जिस हॉस्पिटल में वह प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ भी समय से ही जाता रहा ताकि किसी को शक ना हो। 24 घंटे बीत चुके थे तब उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया लाश को छुपाने का। उसका प्लान था लाश के टुकड़े करना, फिर उनको टिफ़िन के डब्बों में रखना और उनको गाड़ी में रख कर शिरडी ले जाकर कहीं छोड़ देना। टिफ़िन और शिरडी उसके प्लान का हिस्सा ऐसे बने, अगर कोई पूछेगा कि ये डिब्बे कहाँ ले जा रहा है तो वो बोल देगा शिरडी में दान पुण्य करने ले जा रहा हूँ। लाश के टुकड़े करने के लिए उसने ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल चाकू, आरी और कैंची का इस्तेमाल किया। जब लाश के टुकड़े कर लिए तो बाज़ार से वो 10 टिफ़िन लाया। उनके डिब्बों में लाश के टुकड़े भरना शुरू किए। जब उसको लगा इतने डिब्बों से काम नहीं चलेगा तो बाद में वो 12 टिफ़िन और लाया। दुकानदार ने पूछा, इतने टिफ़िन डॉक्टर साहब आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? सोमनाथ का जवाब था, शिरडी में दान पुण्य करने जाना है। इस पूरे प्रकरण को लगभग 1 हफ्ता हो चला था। विदेश में रह रहे बेटे और बेटी भी इत्तेफाक से, जो लगभग रोज़ ही अपनी माँ से बात करते थे, किन्हीं कारणों से फ़ोन नहीं कर पाए। एक बार बीच में बेटे ने फ़ोन किया था माँ को तो फ़ोन बिज़ी जा रहा था। उसके बाद फ़ोन पर बात करने का सिलसिला टल गया। इसी बीच सोमनाथ ने अपनी पत्नी उषा श्री की लाश के 300 टुकड़े कर 22 टिफ़िन डिब्बों में पैक करके उसे बड़े से लोहे के संदूक में रख दिया। वही संदूक जो सेना के पास आप लोगों ने देखा होगा। 1 हफ्ता बीता। अमेरिका में रह रहे बेटे ने अपनी माँ को फ़ोन करना शुरू किया, मगर फ़ोन लग नहीं रहा था। बेटा परेशान होने लगा। उसने अपने पिता को फ़ोन लगाया। पिता ने फ़ोन उठाया तो बेटे ने पूछा, माँ से 10 दिनों से बात नहीं हुई है, माँ कहाँ है? सोमनाथ ने बोला, तुम्हें नहीं पता
वह तुम्हारी बहन के पास दुबई गई हुई है। ये सुनकर बेटे ने फ़ोन काटा और फ़ौरन दुबई में रह रही बहन को फ़ोन किया और पूछा क्या माँ वहाँ है। बहन ने जवाब दिया नहीं, माँ यहाँ नहीं आई। इसी बीच लाश के जो 300 टुकड़े किए थे उनमें से बदबू फैलने लग रही थी। कुछ केमिकल फिनाइल सोमनाथ संदूक में डालकर बदबू को रोकने की कोशिश करता था। फिर जब अमेरिका में रह रहे बेटे को ये बात पता चली कि माँ उसकी बहन के पास दुबई नहीं गई है, तो उसने तत्काल अपने मामा रंजन समल को फ़ोन किया और बोला माँ से काफ़ी दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ है। पिताजी भी झूठ बोल रहे हैं कि माँ दुबई गई हुई है। जाकर फ़ौरन घर में देखिए कि माँ कहाँ है, मुझे चिंता हो रही है। रंजन समल अपनी बहन को देखने के लिए कुछ रिश्तेदारों के साथ बंगले पर पहुंचते हैं। काफ़ी बार दरवाजे पर बेल बजाने के बाद भी अंदर से सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता है। रंजन कोशिश कर एक खिड़की के पास जाते हैं। वहां पर लगे पर्दे को हटाकर देखने की कोशिश करते हैं तो उनको बदबू सुंघाई देती है। रंजन तत्काल पुलिस को कॉल कर मौके पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस अपने तरीके से दरवाज़ा खुलवा कर अंदर दाखिल होती है। सोमनाथ पुलिस पर अपनी धाक जमाते हुए बोलता है कि मैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ, एक डॉक्टर हूँ। ये क्या तरीका है तुम लोगों का? मगर क्योंकि पुलिस जब बंगले में दाखिल होती है तो उसको बदबू सुंघाई दे रही होती है, पुलिस देखने में लग जाती है कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। तभी पुलिस वालों की नज़र पड़ती है एक संदूक पर। जैसे ही वो संदूक के और करीब जाते हैं तो बदबू और बढ़ जाती है। संदूक को खोलते हैं, उसके अंदर 22 टिफ़िन के डब्बे रखे होते हैं। उन टिफ़िन के डब्बों को जैसे ही वो खोलते हैं उसमें दिखता है इंसान के शरीर के कटे हुए टुकड़े। पुलिस भी ये सब देखकर चकरा जाती है। फिर वह लाश के टुकड़े संदूक में जो टिफ़िन में रखे होते हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिलता है कि शरीर के 300 टुकड़े किए गए हैं और सिर पर भारी चोट लगने से मौत हुई। जांच आगे बढ़ती है। जांच में जब पुलिस ये पूछती है सोमनाथ से कि शरीर के टुकड़े उसने करके टिफ़िन में बंद कर दिए, मगर सिर का उसने क्या किया, तो फिर वह कमरे में ले जाता है और वहाँ पर रखा हुआ सिर दिखाता है और बोलता है कि मैं इससे बात करता हूँ। पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सुनकर। पुलिस को लगता है ये मानसिक तौर पर ठीक नहीं है। इस वारदात से पूरे इलाके और देश में सनसनी फैल चुकी होती है। सोमनाथ को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन सभी बातों के बीच जिस हॉस्पिटल में सोमनाथ प्रैक्टिस करने जाता था वहाँ से भी पता चलता है, हॉस्पिटल का स्टाफ और मैनेजमेंट बताता है कि सोमनाथ लगातार हॉस्पिटल आते थे और उनका बिहेवियर भी बिल्कुल नॉर्मल था। पुलिस भी जांच के दौरान ये पाती है कि सोमनाथ बिल्कुल शांत स्वभाव का व्यक्ति है। पुलिस ये देखकर बहुत हैरान होती है कि इस तरह का सभ्य और शांत स्वभाव का व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। सोमनाथ परीदा को उड़ीसा भुवनेश्वर की सेशन कोर्ट ने फरवरी 2020 में उम्र कैद की सज़ा और 50,000 का जुर्माना लगाया था। और हैरत की बात ये रही, पूरे 7 साल के ट्रायल में सोमनाथ परीदा यही कहता रहा उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा है। उसकी पत्नी ने आत्महत्या की है और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी लाश को इसी तरह से शिरडी ले जाकर अंतिम क्रिया करनी थी। सोमनाथ परीदा डॉक्टर रहते हुए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट दशानन हिंदी। धन्यवाद।